हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 जो जून में पेपर 1 हुआ था उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जो भी एग्जाम के साथ हुआ दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, आप लोगों के लिए भी, इनफैक्ट हम लोगों के लिए भी इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग जो भी हुआ। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम अब अगस्त में रिकंडक्ट हो चाहे दिसंबर में कंडक्ट हो। हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रखनी है, क्योंकि परसिवरेंस जो होता है और कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। अब देखो, पेपर 1 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर तो आया था ना, वो अलग बात है कि वो लीक हो गया या नहीं हुआ या कैंसिल हो गया, बट पेपर फ्रेम करा गया। तो वो किस पैटर्न पे फ्रेम करा गया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब पेपर 1 आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट का, एनटीए नेट का, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ पीवाईक्यूज़। इस पेपर में एक खासियत ये थी कि मैं ये आपको बताऊंगी कि जो पीवाईक्यूज़ हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी स्टेटमेंट से नए क्वेश्चंस फॉर्म कर दिए गए हैं सेम स्टेटमेंट्स की मदद से। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि एडुसीकर की 2 यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक्स हैं। एक ई बुक है हमारी रैपिड फायर रिवीजन, जिसमें पूरा सिलेबस कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड हो रहा है, एंड पीवाईक्यू बुकलेट जिसमें 5 साल के कॉम्प्रीहेंसिवली पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं हर यूनिट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हैं, यूनिट वाइज एंड ईयर वाइज। तो वो बहुत ईजी है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ये दोनों बुकलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों बुकलेट्स से कंबाइंडली देयर वर 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ मेथड बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो वो कौन से क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर का विद सोर्सेज। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज। तो पहला यूनिट है हमारे सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड का वो था स्वयं से रिलेटेड। अब स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स पूछे गए थे कि इनमें से कौन कौन से स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन में मैं इसे कंसिडर करूंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक है अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हो। सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं था। और जो टॉपिक है स्वयं, उसका बहुत बेसिक एस्पेक्ट है ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स। अगर आपने स्वयं पढ़ा है तो आपने 4 क्वाड्रेंट्स जरूर पढ़े होंगे। अगर आप ये आंसर नहीं कर पा रहे तो आप ये समझिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है अच्छे से। इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2 जो है ए, बी, सी एंड डी। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए, स्वयं के जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उस ई ऑप्शन था फेस टू फेस इंटरेक्शन, वो स्वयं का क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि स्वयं के क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वो फंक्शनिंग डिसाइड करते हैं स्वयं की कि कैसे फंक्शन करता है, उसे डिफाइन करते हैं। फाइन, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें ऑफलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस बेसिस पे जो 4 करेक्ट थे वो था सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स एंड स्पेशल प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। फाइन, सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2। अब इसका सोर्स भी देख लेते हैं। ई बुक में देखिए बहुत ही एक्सप्लिसिटली मैंने स्वयं के जो पॉइंट्स बनाए हैं, स्वयं को एकदम पॉइंटर में कवर्ड करा है कि पॉइंट्स में क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। अगर आपने इस ई बुक से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत एक्सप्लिसिटली 4 क्वाड्रेंट्स मेंशन हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ई बुक भी आपने नहीं पढ़ी, आपके पास अगर नहीं है, अगर आपने हमारी फ्री यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं, तो उस पर मैंने एक स्वयं के ऊपर पूरी वीडियो कवर करी थी, जिसमें मेरे ख्याल से सेल्फ सफिशिएंट वीडियो है। इसमें चारों क्वाड्रेंट्स आप देख सकते हैं पूरे मेंशन थे। पहला क्वाड्रेंट था ई ट्यूटोरियल्स, जिसमें वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं स्वयं में। सेकंड क्वाड्रेंट होता है ई कंटेंट, जिसमें आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है। पहले वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको कोर्स में समझा दिए टॉपिक, फिर आपको उसके नोट्स दे दिए। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें असेसमेंट होता है, जिसमें आपके टेस्ट और क्विजेस किए जाते हैं। और फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है डिस्कशन फोरम, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टराइज फीचर भी है स्वयं का, पर फेस टू फेस इंटरेक्शन का स्वयं में कोई भी प्रोविजन नहीं है। सो हेंस जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड था, वो भी सेम ही टॉपिक से है, जो है स्वयं। स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स पूछे गए थे कि कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्वयं के। सो दीज वर योर फॉलोइंग ऑप्शंस। Now you have to choose the correct answer from the options given below। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एक बार जरूर क्वेश्चन में रीड कर लीजिएगा कि क्या पूछा गया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। इसमें नॉट नहीं दे रखा था, इसमें आपको ये बताना था कि इनमें से कौन कौन से हैं। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, बी, सी एंड ई। जो डी है दैट इज ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं का।
सो यस, स्वयं देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कि इट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, वो क्या क्या है, वो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो स्वयं को बेसिकली लॉन्च करा गया था कि एक जो डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स के बीच में, उसको कैसे ब्रिज करा जाए, डिजिटल रेवोल्यूशन कैसे हम यूज कर सकते हैं। एंड फर्दर स्वयं के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर IIMB, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग NPTEL, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दैट इज NIOS एंड कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो IIMB, NPTEL, NIOS, CEC आर 4 अमंग द 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, ठीक है। जो ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है वो स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। फाइन, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज A, B, C एंड E। ना उसकी सोर्स अगेन देख लेते हैं। ई बुक में देखिए जितने भी 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं एक्सप्लिसिटली मेंशन है, और इसमें मैंने हाईलाइट भी करा है क्योंकि देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल ही मेरे ख्याल से इससे क्वेश्चन आता ही है। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से, मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ, AICT, CEC, IGNOU, IIMB, NCERT, NIOS, NITR, NPTEL एंड UGC। इवन दो जो यूट्यूब पे जो वीडियोस गई हैं फ्री वीडियोस, उन पे भी ये पूरा टॉपिक एक्सप्लिसिटली कवर्ड करा गया था। अगर आपने ये देखा था तो ये तो आपके क्वेश्चंस गलत होने ही नहीं थे। लेट्स मूव विद अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना था सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का। अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप डायरेक्टली सोचिए ना कि जब आप लर्न कर रहे हो, आप खुद आप एग्जाम कर रहे हो UGC नेट का, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। मेरा काम है टीचिंग, आपका काम है लर्निंग। आप जब लर्न कर रहे हो तो आप कैसे लर्न कर रहे हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी ना कि पहले ये करना है फिर ये करना है। वो सिंपल जो बेसिक कैरेक्टराइजेशन होता है लर्निंग का, दैट इज बेसिकली योर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग क्या होती है, ऐसी लर्निंग जो आप खुद से कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना था, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 3 ECBA एंड D। सो हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जो करेक्ट सीक्वेंस है साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का, वो ये है। सबसे पहले आता है कि आप टास्क को एनालाइज करते हैं कि जो भी आपका टास्क है उसको आप एनालाइज करोगे कि आपको करना क्या है। फिर आप अपना गोल सेट करते हो, ठीक है। अब जैसे टास्क आप मान लो कि आपको नेट क्वालिफाई करना है और आपने एक गोल अपना स्पेसिफिक टारगेट कर लिया कि नेट क्वालिफाई करने के लिए ये मेरा टारगेट मंथ है, इतने महीने मुझे प्रिपरेशन करनी है, इतने आवर मुझे स्टडी करनी है, इतना पेपर 1 पढ़ना है, इतना पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद आप प्लान को डिवाइस करोगे, आप अपना प्लान बनाते होगे ना, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी इस एग्जाम के लिए। सबके अपने अलग अलग प्लान्स होते हैं। कुछ बच्चे PYQs पे फोकस करते हैं, कुछ बच्चे इन डेप्थ स्टडीज करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ एनालिसिस करके चले जाते हैं। तो वो डिफरेंट आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। फिर जो आपकी जो टैक्टिक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज आपने बना रखी हैं, आप उसे अब एग्जीक्यूट करोगे, आप उसे इनएक्ट करोगे। देन इसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद आप अपनी लर्निंग को रेगुलेट करोगे। मतलब आप ये देखोगे कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपके काम में आ रहा है। जैसे आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है NTA नेट की एग्जाम की, ठीक है, फिर आप लास्ट में मॉक टेस्ट देते हो ना, ये देखने के लिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कितना लैग कर रहे हो, क्या आपकी कमियां रह रही हैं, किस यूनिट में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो वो जो अपने आप को फीडबैक देना, दैट इज योर रेगुलेटेड लर्निंग। तो वो लास्ट स्टेप होता है। सो देयरफॉर फॉलोइंग दिस पैटर्न, जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा, पहले आप एनालाइज करोगे टास्क को, फिर गोल सेट करोगे, फिर प्लान को डिवाइस करोगे, फिर टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज को इनैक्ट करोगे, और फिर अपनी लर्निंग को रेगुलेट करोगे। लेट्स से अगर रेगुलेटेड लर्निंग में क्या आ गया, जैसे आपका लेट्स से अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपको पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छे से कवर हो गया है, तो अब आप ऑब्वियसली जब टाइम कम बचा है तो आप उन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे ना कि जिसमें आपने नहीं पढ़ा है। अब आपको ये पता है कि आपका पॉलिटिकल थ्योरी कवर हो गया, तो आप दोबारा जो चीज़ पहले से कवर कर चुके हो और आपको पता है कि वो एंटायरली कवर्ड है, आप सिर्फ उसका रिवीजन करोगे, आप उसे इन डेप्थ इतना नहीं पढ़ोगे। तो आप अपनी लर्निंग को जो है ना, तो आप अपनी लर्निंग को अपने हिसाब से रेगुलेट करोगे, इंडिविजुअलाइज लेवल पे। ये नहीं कि वो बच्चा ये कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। आपको पता है आप कितने पानी में हैं, आपको पता है आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, तो आपकी जो लर्निंग है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। दैट इज बेसिकली द एंटायर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब इसकी अगर मैं ई बुक से बात करूँ तो ई बुक में भी लर्नर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने बहुत प्रिसाइजली बता रखे थे, टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी। तो अगर आपने सिर्फ इन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बता रखे हैं इनको भी एक बार अच्छे से रीड कराओ, तो आप इजीली इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन टीचिंग एप्टीट्यूड वाज ऑन द बेस ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट ये थी, आई बिलीव आई विल डू वेल इन द क्लास। राम ने ये बात बोली अपने ब्रदर से, और उसने ये बोला कि आई रिसीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑन द वर्बल पार्ट ऑफ द सेट।
देयरफॉर आई हैव एक्सेल्ड इन माई लिटरेचर क्लासेस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? दैट इज रिफर्स जब एक इंडिविजुअल को बिलीव होता है अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर, कि उसे पता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है स्पेसिफिक सिचुएशंस को डील करने के लिए, या वो ये टास्क कंप्लीट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स हैं। सो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी एक कॉन्फिडेंस होता है जो एक पर्सन को अपने ऊपर होता है, अपनी एबिलिटीज और स्किल्स के ऊपर होता है कि उसको अगर टास्क दिया गया है तो वो टास्क कर लेगा क्योंकि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स हैं। सो लेट्स से अगर हमें एक कोई कंटेंट राइटर चाहिए एडुसीकर में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो हम ऐसे रैंडम तो किसी को नहीं ले सकते। अब हम उसी इंसान को लेंगे जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो स्किल होगी, ठीक है, वो एबिलिटी होगी कि वो इस एग्जाम से रिलेटेड नोट्स बना सकता है अच्छे। अब उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है कि उसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है, उसको इस एग्ज़ाम की समझ हो, ठीक है, इस एग्ज़ाम को ये PYQs की समझ हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक को कितना इन डेप्थ पढ़ना है, तो वो पूरा एनालिसिस उसके अंदर आना चाहिए। जिस इंसान के अंदर वो एनालिसिस है तो वो अपने अंदर उसके अंदर एक सेल्फ एफिकेसी आ जाएगी कि हाँ मैं इस एग्जाम के ऊपर नोट्स बना सकता हूँ, मैं इस एग्जाम के ऊपर कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज बेसिकली योर सेल्फ एफिकेसी। अब जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें ये बोला गया था कि राम डिक्लेयर्स कि ही बिलीव्स दैट ही विल डू वेल इन हिज लिटरेचर क्लास, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका परफेक्ट स्कोर आया था वर्बल सेट के एग्जाम में एंड उसने पास्ट में भी लिटरेचर क्लासेस में सक्सीड करा है, ठीक है। तो दीज पॉइंट शो कि जो राम है उसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर रिगार्डिंग लिटरेचर विच इज द एसेंस ऑफ हाई सेल्फ एफिकेसी इन स्पेसिफिक डोमेन। सो हेंस द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर थर्ड। Let's move with the next question. The next question is employment of classroom technology needs clarity with regard to what? तो अगर क्लासरूम में टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस चीज़ से रिगार्डिंग देयर हैज़ टू बी अ वेरी क्लैरिटी। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer for this question is option number first, that is A, B and C. So how let's discuss each of these statements correctly. तो देखिए सबसे पहला जो था A, that was instructional messages. तो ये इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस को आप रेफर करते हो जब आपको इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग क्लैरिटी होती है, आप स्टूडेंट्स को वो दे सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ हो क्लासरूम में, जिससे आप डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शनल जो आपका कंटेंट है उसको अच्छा कर सकते हो, आप बच्चों के लिए इजी बना सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स को या टॉपिक्स को, ठीक है, और मटेरियल को एंगेजिंग बना सकते हो। देन सेकेंड है कोर्स ऑब्जेक्टिव। तो ये भी फीचर है क्योंकि अगर आपके पास क्लियर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एसेंशियल हैं टू इंश्योर कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो उससे अलाइन कर रहे हैं, लर्निंग का जो गोल है उससे अलाइन कर रहे हैं, तो वो तब टेक्नोलॉजी यूज़फुल रहेगी। सो टेक्नोलॉजी भी जो आप क्लासरूम में यूज़ कर रहे हो उसको सपोर्ट करना चाहिए जो भी आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उससे डिस्ट्रैक्ट या डिट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। सो ये भी एक करेक्ट फीचर था। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज। तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी कि इन दोनों के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो जो टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज़ हो रही है वो इफेक्टिव हो, वो हैम्पर ना हो। सो दिस इंश्योर्स कि जो टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी यूज उसकी फुल पोटेंशियल तभी जब उसमें कोई भी हिंडर ना आ रहा हो। लेट्स से अगर हमने क्लासरूम है एक, ठीक है, उसमें आपने स्मार्ट बोर्ड यूज़ करा है, अगर टीचर के अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर पाए अच्छे से, तो क्या वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा क्लासरूम में? नहीं, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है। अब जो दूसरे ऑप्शंस थे उनको भी एनालाइज कर लेते हैं, डी और ई। तो डी था एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स। तो वाइल लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोसेस का, ठीक है, पर ये बहुत प्राइमरी फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से यू नीड्स द क्लैरिटी, क्योंकि जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिवेंटिंग ऑन फेलियर्स, ठीक है, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। एंड जो ई था दैट वाज इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसमें वो लैक ऑफ एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, लैक ऑफ एफर्ट बाय एन इंस्टीट्यूशन, इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है जो एड्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, बल्कि ये तो उस चीज़ को हैम्पर कर रहा है, क्लासरूम टेक्नोलॉजी को एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा अगर इंस्टीट्यूशनल जो है वो एफर्ट नहीं लगा रहा। सो हेंस देयरफॉर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ A, B एंड C।
सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ई बुक में देखेंगे तो ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ना, उससे ये क्वेश्चन था। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कितने टाइप के थे मैंने ई बुक में कवर करा, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो जिसने आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर चुका होगा, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उस बेसिस के ऊपर आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। सो अब रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट है इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आपको आइडेंटिफाई करना था स्केल्स, जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो अलाउ करते हैं रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग स्केल्स and now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer for this question is option number second, that is B, C and D। और जो A है that is nominal scale वो अलाउ नहीं करता रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हाउ लेट्स आइडेंटिफाई। देखिए जो नॉमिनल स्केल होता है वो क्लासीफाई करता है डाटा को डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में, पर उसको आप ऑर्डर्ड या रैंक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर हुआ, एथनिसिटी हुआ, ठीक है। देन ऑर्डिनल स्केल की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनल स्केल जो है वो क्लासीफाई करता है डाटा को कैटेगरीज में, जिसको आप ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, रैंक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्लास रैंकिंग्स हो गई या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया, तो उनका एक ऑर्डर्ड में आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो। इंटरवल स्केल जो होता है वो ना ही सिर्फ अलाउ करता है रैंकिंग ऑफ डाटा बट इट ऑल्सो मेजर्स द डाटा बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेशियो स्केल, तो रेशियो स्केल्स में क्या होता है कि इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरवल स्केल। इट ऑल्सो हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए हेट, वेट या फिर ड्यूरेशन। तो अगर इसका एनालिसिस करें तो जो ऑर्डिनल स्केल है वो अलाउ करता है ऑब्जर्वेशंस की रैंक करना, इंटरवल स्केल जो है वो भी अलाउ करता है रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल्सो मेजरिंग द मीनिंगफुल डिफरेंसेस बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। रेशियो स्केल जो है वो अलाउ करता है रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन भी, मेजर भी करता है डिफरेंस को बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड ऑल्सो मेजर द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू जीरो पॉइंट। सो हेंस जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज बी, सी एंड डी। ये जो क्वेश्चन था कि जो कौन सा स्केल है जो ऑर्डर्ड स्केल है या नहीं है, ये PYQ का भी क्वेश्चन था। अगर आपने महा मैराथन सीरीज अटेंड करी होगी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता ना तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका सोर्स ई बुक में भी है। ये देखिए मैंने आपको बोला था ना कि PYQ से कैसे इस बार क्वेश्चन आए हैं, वो देखिए। तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का PYQ का ही है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी रैंक ऑर्डर्ड, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया था कैन नॉट बी रैंक, तो उसका आंसर था नॉमिनल। और उसमें उसी के एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया था कि ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल जो हैं वो ऑर्डर करे जा सकते हैं। तो अगर आपने PYQ बुकलेट से भी पढ़ा होता तो भी आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते थे। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको सिस्टमैटिक एलिमिनेशन करना है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का, ठीक है। तो वो किस स्टडी में पॉसिबल है, किस रिसर्च टाइप में पॉसिबल है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसे डिज़ाइन करा जाता है कि वो एक कॉजल रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर सके। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो यही होता है कि वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बहुत बार आपने PYQs में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि किस रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है वेरिएबल का, तो उसका भी आंसर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर उसका इफेक्ट दे सकते हो आपकी क्या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। इसका जो की फीचर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, दैट इज द कंट्रोल ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो दिस कंट्रोल इज अचीव थ्रू रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन। वेयर एज अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखो क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है बेसिकली कि वो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड सेकेंड वॉज कोरिलेशनल रिसर्च, तो वो एग्जामाइन करता है रिलेशन बिटवीन द 2 एंड मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। मैनिपुलेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पॉसिबल है। एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जो इन्वॉल्व करती है सेम सब्जेक्ट पे स्टडी करना, ठीक है, ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि अभी 3 महीने में इसके ऊपर रिजल्ट देख लिया, फिर 6 महीने में देख लिया, फिर 9 महीने में देख लिया, सेम वेरिएबल के ऊपर। सो हेंस द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। हाउएवर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ये जो पॉइंट्स थे सब हमने अपनी ई बुक में भी कवर करा है। इवन तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो PYQ में भी आया था। देखिए ये जो क्वेश्चन था कि
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल पॉसिबल है कि नहीं, इससे सेम रिलेटेड था। और इसके एक्सप्लेनेशन में पूरा ये हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो पीवाई की बुकलेट भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी ई बुक है उसमें तो मेंशन है ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो हेंस दिस वाज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ सैम्पलिंग अप्रोच जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन पे होती है, जहां पे एक सैम्पल इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करा जाता है फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है फोकल सैम्पलिंग। सो व्हाट इज फोकल सैम्पलिंग जानते हैं डिटेल में। सो देखिए, फोकल सैम्पलिंग जो होता है वो एक मेथड होता है जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, करते हैं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये प्री डिटरमाइंड पहले से ही पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसी के ऊपर होता है। अब ये जो अप्रोच होती है इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो हो, अब ये जो अप्रोच होती है इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो डाटा को गैदर करता है बिहेवियर्स और इंटरेक्शंस के ऊपर ओवर अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन पीरियड जो उन्होंने पहले से डिफाइन करा होता है, ठीक है। और इसे पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं बिहेवियरल स्टडीज़ में, जिसमें आपको एक्शंस या इंटरेक्शंस या रिस्पॉन्सेस स्टडी करने होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के विद इन द एनवायरनमेंट और विद द एनवायरनमेंट। फाइन। सो जो दूसरे सैम्पलिंग मेथड से, अब देखो फोकल सैम्पलिंग जो था वो नया था, मतलब ज़्यादातर बच्चों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी होती, पर जो बाकी ऑप्शंस थे, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, वो ऑलरेडी हमने कवर करा है अपनी ई बुक में, पीवाई की बुकलेट में भी, मेन ई बुक में भी, महा मैराथन सीरीज में भी। तो आप इससे एलिमिनेशन से निकाल सकते थे कि आपको ये तो पता है ना स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पसिव क्या होती है, क्लस्टर क्या होती है। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर कुड बी फोकल सैम्पलिंग, क्योंकि कभी कभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, इसमें तो ये फीचर नहीं है, तो हेंस ये नई चीज़ है, हो सकता है इसका ही ये फीचर हो, है ना, ऐसे ही तो होता है। सो आइए बाकी सैम्पलिंग मेथड्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें पूछे गए हैं। तो देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग का जिक्र करा गया था। सो देखिए, जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जहाँ पे स्टडी करते हैं आप सब्जेक्ट्स को, ठीक है, जिससे आप रिक्रूट करेंगे फ्यूचर सब्जेक्ट्स को अमंग देयर एक्वेंटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट वाज पर्पसिव सैम्पलिंग। सो पर्पसिव सैम्पलिंग को आप जजमेंटल या सिलेक्टिव सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है उसमें आप सब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया के ऊपर ही सिलेक्ट करते हो। इट इज़ ऑफन यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड नेक्स्ट वॉज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये जो मेथड होता है इसमें आप डिवाइड करते हो पॉपुलेशन को इनटू क्लस्टर्स, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करते हो क्लस्टर्स को, एंड देन रैंडमली यू सिलेक्ट द इंडिविजुअल्स विद इन दोज क्लस्टर्स। लार्ज स्केल सर्वेज जब होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो हेंस द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट वॉज फोकल सैम्पलिंग। जितनी भी सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं, चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, वो ई बुक में प्रिसाइजली कवर्ड है। PYQs में भी है, क्योंकि सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आते ही हैं, ई बुक में भी है, यूट्यूब वीडियोस में भी है। तो अगर आपने यही सैम्पलिंग्स पढ़ी होती, इसमें सारी सैम्पलिंग्स थी, क्लस्टर सैम्पलिंग भी थी, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी थी, पर्पसिव सैम्पलिंग भी थी, तो आपको पता होता कि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया वो इन तीनों का पार्ट नहीं है। तो देयरफॉर एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली करेक्ट आंसर दे सकते थे। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको रिसर्च डिसर्टेशन का करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना था। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो है A, D, B एंड C। हाउ लेट्स डिस्कस। देखिए, जो डिसर्टेशन होता है उसमें सबसे पहले जो होता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, फिर आप रिसर्च मेथड को डिस्कस करते हो, एंड देन आपकी जो भी फाइंडिंग होती है उसका डिस्कशन होता है, तो वो लास्ट स्टेप होता है। तो इस स्टेप को अगर आप करेक्टली फॉलो करोगे, जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है वो बनता है A, D, B एंड C। एंड फर्दर ये जो आर्टिकल एंड थीसिस राइटिंग से रिलेटेड जो होता है पार्ट, ये पूरा हमने अपनी ई बुक में कवर करा है। आप देख सकते हैं पूरे 12 स्टेप्स को हमने प्रिसाइजली कवर करा हुआ है। सो आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते थे। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आप कुछ वैलिडिटी के थ्रेड्स दे रखे थे, इंटरनल वैलिडिटी के, और उनको आप करेक्टली उनके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच आउट करना था। सो दीज वर योर फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। हाउ लेट्स डिस्कस। अब इन्हें करेक्टली मैच करते हैं। एक नया क्वेश्चन था। जो मैचुरेशन थ्रेट होता है, देखिए वो तब अकर होता है जब देयर इज़ अ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म चेंजेस एक पार्टिसिपेंट में ड्यू टू साइकोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि बॉर्डम, फैटिग एक्सेट्रा। एट्रिशन थ्रेट जो होता है वो होता है जब पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट कर देते हैं अपनी स्टडी से, जिसकी वजह से जो सैम्पल का जो कॉम्पोजिशन होता है ना उसमें चेंज आ जाता है, क्योंकि आपका एक पार्टिसिपेंट लेफ्ट कर चुका है, जो आपके सैम्पल से उसमें से एक सैम्पल आपका जा चुका है।
हिस्ट्री थ्रेट आता है जब कि इवेंट हुआ हो रिसर्च प्रोजेक्ट के आउटसाइड, तो वो इफेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को सिस्टमैटिकली। एंड टेस्टिंग थ्रेट होता है जब पार्टिसिपेंट का बिहेवियर चेंज होता है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एक टेस्ट करा जा चुका है। सो हेंस द करेक्ट मैच इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सेकेंड। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो स्टेप्स हैं कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप क्वालिफाई कर सकते हो, पांचों क्वेश्चन इसके आप आंसर्स ले सकते हो, उसकी स्किल्स, टिप्स एंड टेक्निक्स हमने अपनी ई बुक में कवर करी है। आपको क्वेश्चन को रीड करना है, पैसेज को रीड स्किम करना है। ठीक है, स्किम रीडिंग मतलब एक स्कैनिंग वे में आपको रीड करना है पूरा पैसेज को। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, बेसिक आपको जिस पता हो जाना चाहिए कि वो जो पैसेज है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, सो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स थे जिसकी वजह से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आराम से क्वालिफाई कर सकते थे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत ईजी था, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे इसके। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार हमने ये भी सोचा है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी PYQ सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दोज वीडियोज़ विल बी कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। सो अब ये जो क्वेश्चन था पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस साल के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्या क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था कि इंडिया का शेयर क्या है सेमीकंडक्टर ग्लोबल टैलेंट पूल में। तो आपको ऑप्शंस दे रखे थे एंड नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट वाज 1/3। तो जो आपका पैसेज था ना उसमें डायरेक्टली स्टेट करा गया था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड दैट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर टैलेंट पूल इज इंडियन। ये फ्रेम लाइन थी। अच्छा, रीडिंग कॉम्पिटिशन में क्या करना है, जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है सेमीकंडक्टर ग्लोबल टैलेंट पूल, तो ये कीवर्ड्स है। अब पैसेज को एनालाइज करो, स्कैन करो कि ये कौन से पैरा में या कौन सी लाइन में है, उसी के आसपास आपको ये करेक्ट पूरी स्टेटमेंट मिल जाएगी जिसकी वजह से आप ये पूरा आंसर करेक्टली दे सकते थे। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्पेसिफिकली मेंशन है 1/3 ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर, सो 1/3 वाज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एज अ रिजल्ट ऑफ चिप बूम, जो रिक्वायरमेंट होगी वर्क फोर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में, वो क्या होगी। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इंक्रीज। तो इंक्रीज क्यों है, क्योंकि पैसेज में मेंशन था कि देयर इज ऑल्सो अ ह्यूज मैन पावर रिक्वायरमेंट, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स में है ही। ठीक है, पर इसकी वजह से और ज़्यादा इंक्रीज होगा वर्क फोर्स डिमांड, तो ये आपका स्पेसिफिकली मेंशन था पैसेज में, आप इजली से स्कैन करके आंसर दे सकते थे। देन द नेक्स्ट वॉज कि द नीड फॉर एडिशनल टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर में कैसे क्रिएट करी जाएगी। सो नाउ यू हैव दिस स्टेटमेंट्स जो पैसेज से ही ली गई हैं, अब आपको चूज करना है कि कौन सी करेक्टली डिफाइन करती हैं जो पैसेज में थी। सो जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज A, B एंड D। तो जो A, B एंड D जो स्टेटमेंट्स थी ये पैसेज में करेक्टली मेंशन भी थी, और ये इसी से रिलेटेड थी कि पैसेज में बोला गया था कि 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला था माइक्रॉन 800 मिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, देन द नेक्स्ट वॉज रीसेंट अप्रूवल ऑफ टाटा ग्रुप एंड CG पावर फॉर फैब्रिकेशन असेंबली। ठीक है, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट्स, एंड थर्ड स्टेटमेंट जो पैसेज में मेंशन थी वो था ट्रांसफॉर्मेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट सेंटर्ड अराउंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ठीक है, सेटिंग अप न्यू यूनिवर्सिटीज कहीं भी पूरे टॉपिक में मेंशन नहीं था कि वो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सो हेंसफोर्थ जो पैसेज में मेंशन ही नहीं है, आपको अपने आप से वो चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक और टिप याद रखिएगा कि जो सिर्फ पैसेज में मेंशन है उसी के बेसिस पे ही आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, आपको अपनी रीजनिंग नहीं लगानी होती कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो नहीं होता। जो पैसेज में मेंशन है सिर्फ उसी में से ही आंसर दो, अगर पैसेज में वो चीज़ मेंशन नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसेज से था वो था कि माइक्रॉन जो हो वो सेटअप करा जाता है किस में। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर थर्ड, जो था सेमीकंडक्टर प्लांट। पैसेज में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन था कि माइक्रॉन्स 800 मिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट है, सो हेंस देयरफॉर जो करेक्ट आंसर था दैट वाज अ सेमीकंडक्टर प्लांट। देन द नेक्स्ट वाज द न्यू टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में जो है दैट कम मेनली फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट वाज नॉन IITian ऑर्बिट। तो ये भी पैसेज में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन था कि जो ग्रोथ है सर्टेनली गोइंग टू कम फ्रॉम नॉन IITian ऑर्बिट। ये पूरी स्टेटमेंट पैसेज में मेंशन थी, तो इट हेंस देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बस क्वेश्चंस को आप देखिए, पैसेज में जो
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस को पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या कीवर्ड है, और वो कीवर्ड जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाके देखो कि कहाँ पे आ रहा है, किस पैराग्राफ में आ रहा है। वो जहाँ कीवर्ड है उसी के आजू बाजू जो स्टेटमेंट्स हैं ऊपर नीचे, वही स्टेटमेंट्स रीड करो, आपको वो क्वेश्चन का आंसर उधर से मिल जाएगा। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट यूनिट। द नेक्स्ट यूनिट इज कम्युनिकेशन, यूनिट 4th। तो कम्युनिकेशन से जो पहला क्वेश्चन था वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे गए थे। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं पूछा गया विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हेंस देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज बी, डी एंड ई। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जो मास कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, इसमें आप क्या करता है, तो देखिए जो मास कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। मास कम्युनिकेशन रिफर करते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें आप इंफॉर्मेशन को देते हैं लोगों को टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है, बहुत सारे मीडियाज के फॉर्म्स को आप मीडियम्स को यूज़ करते हो, जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया। तो आइए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दे रखे थे उनको एनालाइज करते हैं। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा था होमोजेनस ऑडियंस। तो ऐसा नहीं है, मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस जो होती है वो होमोजेनस नहीं होती। लेट्स से टीवी भी एक मास कम्युनिकेशन का ही मीडियम है ना। अब टीवी तो हर इंसान देख रहा है, हर बच्चा देख रहा है, हर एज ग्रुप का बच्चा देख रहा है। तो क्या ऐसा है कि नहीं, जो मास कम्युनिकेशन हो रहा है टीवी के थ्रू वो एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। होमोजेनस मतलब होता है एक जैसा, हेट्रोजेनस होता है मल्टीपल टाइप्स, ठीक है। तो हमारी जो मास कम्युनिकेशन की ऑडियंस होती है वो हेट्रोजेनस होती है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का यही एक स्पेसिफिक फीचर है कि आपको नहीं पता आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो कहाँ तक आपका जो मैसेज है वो रीच कर रहा है। क्या पता आपका जो मैसेज है वो सिर्फ यूथ के लिए हो, पर वो जो मैसेज है टीवी में वो बच्चे भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ऑडियंस को आप कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। अगर ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो उसमें होमोजेनस ऑडियंस होती है, ठीक है। जैसे क्लासरूम हो गया, क्लासरूम का जो, जैसे अगर टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वो क्या एग्जाम्पल होगा, मास कम्युनिकेशन का होगा या ग्रुप कम्युनिकेशन का होगा, वो एग्जाम्पल होगा ग्रुप कम्युनिकेशन का, क्योंकि क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है उस क्लास में से पता है कौन से बच्चे हैं, क्या उसका टारगेटेड ऑडियंस है, वही बच्चे हैं। वो बच्चे को भी सेम एजेंडा है क्लास में आने का कि उन्हें वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो होमोजेनस ऑडियंस है। अब यही वो टीचर जाके एक ग्राउंड पे पढ़ाने लगे और डिफरेंट लोग आ रहे हैं तो वो हेट्रोजेनस हो जाएगा, है ना। देन द नेक्स्ट इज पर्सनल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स। तो मास कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल देन द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स। तो ऑब्वियसली मास कम्युनिकेशन में एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर यूज़ करा जाता है, जैसे कि जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर्स या फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो कंटेंट को क्रिएट भी करती हैं एंड फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। इमीडिएट फीडबैक का कोई प्रोविजन मास कम्युनिकेशन में नहीं होता, क्योंकि मास कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक मिल जाता है, मास कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मिलता भी है तो वो बहुत लेट मिलता है, जिसका कोई इतना यूज़ नहीं रहता। देन यूज़ ऑफ मीडियम। तो मास कम्युनिकेशन में मीडियम यूज़ करते हैं, चाहे आप टेलीविजन यूज़ करो, रेडियो यूज़ करो, न्यूज़पेपर यूज़ करो या इंटरनेट, सोशल मीडिया को यूज़ करो। देन द नेक्स्ट इज रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है, आपकी जो ऑडियंस होती है हो सकता है उससे भी वाइड ज्योग्राफिकल एरिया तक वो रीच हो जाए। सो देयरफॉर बेसिस ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स, यूज ऑफ अ मीडियम एंड अ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास मीडिया, जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सिर्फ मास कम्युनिकेशन नहीं, जितने भी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो हमने ई बुक में कवर करे हैं। मास कम्युनिकेशन का आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत डिटेल में कवर करा हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी थे, 1 to many कम्युनिकेशन, वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दे रखे थे। तो अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a culture which is not touched by communication of alphabetic writing is known as a culture of what? So now you have the following options and the correct answer was option number 4, that is primary orality. So how let's discuss in detail. देखिए जो प्राइमरी ओरलिटी होती है दैट इज रिफर टू द कल्चर्स जो प्योरली ओरल होते हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती कि कैसे यूज़ करना है राइटिंग को या रिटन कम्युनिकेशन को। तो ये जो कल्चर्स होते हैं ये इंटायरली डिपेंड होते हैं स्पोकन वर्ड्स पे विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन या नॉलेज ट्रांसमिशन या फिर कल्चर का प्रिजर्वेशन। इन कॉन्ट्रास्ट जो बाकी ऑप्शंस दे रखे थे लिटरेसी, तो लिटरेसी तो आप ऑब्वियसली रिफर करते हो ऐसी एबिलिटी जिसमें आप रीड एंड राइट कर सकते हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता था। टाइपोग्राफी भी एक ऐसी आर्ट होती है या टेक्निक होती है जिसमें आप
रिटन लैंग्वेज को एक अरेंज करते हो रीडेबल एंड अपीलिंग वे में डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है. एंड एक्सक्लूसिविटी, दैट इज द टर्म दैट डज नॉट स्पेसिफिकली रिलेट टू कम्युनिकेशन. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4, दैट वाज प्राइमरी ओरैलिटी. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बुद्धिस्ट थॉट में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी जो होती है दैट इज बिल्ड इन टू द प्रोसेस ऑफ वॉट. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. सो देखिए, जो बुद्धिस्ट थॉट होता है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी होती है अवेयरनेस या रिफ्लेक्शन अपने खुद के थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स के बारे में, जो एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है माइंडफुलनेस का या फिर मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस का. और ये जो कंसेप्ट है वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप माइंडफुल स्पीच को एम्फेसाइज करते हो. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दे रखे थे और उनका डिस्क्रिप्शन, तो आपको करेक्टली मैच करना था. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. तो देखिए, जो कम्युनिकेशन का फॉर्म था और उनका डिस्क्रिप्शन करेक्टली ऐसे था कि देखिए, जो पर्सनल एड्रेस था उसका जो करेक्ट मैच था दैट वाज पॉइंट 3, क्योंकि दैट इज पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन. पर्सनल एड्रेस जो है दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रेफरिंग टू वन सेल्फ, राइट. देन द नेक्स्ट वॉज सोशल ड्रामा, तो इट वॉज रिलेटेड टू 4th, क्योंकि इट इन्वोक्स लोकल सोशल कल्चर रूल्स फॉर बिहेवियर. सोशल ड्रामा को आप रेफर करते हो टू पब्लिक एपिसोड्स, ठीक है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं जिसमें लोकल नॉर्म्स एंड कल्चर रूल्स को टार्निश कर दिया जाता है. तो ये कम्युनिटीज़ की कल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, डीपली रूटेड होते हैं. देन द नेक्स्ट वॉज नैरेटिव. तो नैरेटिव क्या होता है? तो नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव होता है एक सिक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड एंड रीटोल्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट. लेट्स से आपने बिग बॉस से भी काफ़ी बार सुना होगा कि ये तो मेरे लिए फॉल्स नैरेटिव मत बनाओ. तो नैरेटिव क्या है कि किसी चीज़ को किसी के बारे में बार बार बोलोगे तो एक इंसान के दिमाग में उसकी वो इमेज बन जाएगी कि अच्छा ये हो सकता है ऐसा ही हो. तो दैट इज़ योर नैरेटिव. देन D is silence. तो साइलेंस इज सब्जेक्ट टू कम्युनिटीज रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट. तो ऑब्वियसली बहुत बार कम्युनिकेशन में, इवन दो कम्युनिटीज़ में, इवन दो लोकेलिटीज़ में ऐसा होता है कि देयर इज साइलेंस हैज़ टू बी अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी गो टू अ सर्टेन कम्युनिटीज़ गाइडलाइंस. की अगर आप किसी रिलीजियस प्रैक्टिस पे जाते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल ले लो लोटस टेम्पल का, ये दिल्ली में है, उधर भी आप अंदर जब जाओगे मेन कॉम्प्लेक्स में, तो देयर इज दिस रूल ऑफ साइलेंस कि आपको जो कम्युनिकेशन करना है यू हैव टू बी साइलेंट. कम्युनिकेशन विद द गॉड, विद योर इनर सेल्फ. सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर. सो देयरफॉर इस बेसिस पे अगर आप करेक्टली मैच करोगे, ऑप्शन नंबर 3 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. दीज वर द करेक्ट मैचेस. सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट यूनिट. अब नेक्स्ट यूनिट है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन था कि देयर इज अ सम ऑफ 50, ठीक है. उस सम ऑफ 50 को कैसे डिवाइड करा गया है? 3 के बीच में डिवाइड करा गया है, A, B एंड C. किस वे में डिवाइड कराया गया है कि जो A है दैट रिसीव 5 लेस देन B, जो B है दैट गेट्स 10 लेस देन C. और अब आपको इनका रेशियो बताना था A, B एंड C का क्या है जो मनी शेयर किया गया है आउट ऑफ 50 में से. So now you have the following options and the correct answer was option number 4, that was 2:3, 3:5. तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था. आपको प्रॉब्लम से ये एनालाइज कर लेना था कि जो C है आप उससे अस्यूम कर लीजिए कि C को C के पास X अमाउंट है. अब B को कितना मिलता है? C से 10 कम, तो X - 10 हो गया, ठीक है. A को कितना मिलता है? B से 5 कम, तो अब B को कितना मिला है? C से -10, तो दैट इज X - 10. अब A को मिल रहा है B से भी कम, तो B इज X - 10 -5, तो दैट इज X - 15 मिल रहा है A को. अब इनका जो टोटल है वो कितना है? 50 है. अब आप इसी इक्वेशन को रख दोगे A + B + C को, ठीक है. जब आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व डाउन करोगे यू गेट द वैल्यू ऑफ X जो आएगी 25. तो X है आपका C, तो X के पास अगर 25 है तो B के पास कितना होना चाहिए? B के पास होना चाहिए 15, क्योंकि B को क्वेश्चन में मेंशन करा गया है कि C से 10 कम मिल रहा है रुपए. और A को कितना मिल रहा है? B से 5 कम, तो B को अगर 15 मिल रहा है तो A को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा. तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा A B C का? दैट विल 10, 15 एंड 25. तो इनका जब रेशियो आप फर्दर इसे डिवाइड करोगे 5 से, you will get the answer that is 2:3:5. So therefore the correct answer was option number 4. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रेशियो प्रोपोर्शन की ई बुक में भी कराए हैं, यूट्यूब वीडियोस में भी कराए हैं, मैराथन वीडियोस में भी कराए हैं, PYQs में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं. तो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था मैथमेटिकल रीजनिंग का अगर देखा जाए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन. अब मैथमेटिकल रीजनिंग में भी ये लोग मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन देने लगे हैं और ये स्टेटमेंट्स थी. अब आपको इनमें से चूज करना था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है.
सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बी एंड सी। अच्छा, इसमें करना क्या था, मल्टीपल स्टेटमेंट में जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना उनको सॉल्व करके देखना था। जो स्टेटमेंट में दे रखा है वही अगर आंसर निकल रहा है तो स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर वो नहीं निकल रहा तो स्टेटमेंट फॉल्स है, और फिर उसके बाद आपको आके इसमें से ऑप्शंस चूज करने थे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। सो पहली स्टेटमेंट जो थी स्टेटमेंट ए, दैट वाज अ मैन परचेज एन आइटम 4/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है, दैट इज एक्स, एंड उसको 55% मोर देन एक्स पे सेल करा है, तो उसका जो गेन है दैट इज 25%। तो अब क्या करेंगे, आप अज्यूम कर लेंगे कि एक्स जो है वो 100 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है दैट विल बी 100 इंटू 4/5 जो निकल के आ गई आपकी 80। अब उसने इसको सोल्ड करा है 5% मोर देन एक्स, ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, विल बी 105, ठीक है। अब हाउ मच गेन इफ द सी पी इज 80 एंड देन एस पी इज 105, तो उसमें क्या करेंगे, आप 105 को माइनस कर देंगे 80 से, यू गेट द आंसर 25। तो हाउ मच 25 वुड बी ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 25 का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा दैट विल बी अपॉन 100/80, दैट कम्स टू बी 31.25%। तो देयरफॉर जो स्टेटमेंट में दे रखा था उसका गेन था 25%, तो नहीं, इसका जो गेन है वो है 31.25%। देयरफॉर जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। Now let's discuss the second statement. तो second statement है कि a dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 900 ग्राम for a kg weight, ठीक है। तो उसका जो गेन है दैट इज 1/9%। तो अज्यूम कर लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg की दैट इज 1000 ग्राम्स 100। अब जो कॉस्ट प्राइस है 900 ग्राम्स की दैट वुड बी 90। सो इट मीन्स कि अगर वो 90 पे सेलिंग कर रहा है दैट इज, सो इट मीन्स कि वॉट ही बॉट फॉर 90 वो 100 पे उससे सेल कर रहे हैं ना। तो इट मीन्स जो सीपी है दैट इज 90 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई, 100 हो गई। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 10 इंटू 100/90। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द आंसर दैट इज 11 1/9%। सो हेंस देयरफॉर जो पहले बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देन द सी स्टेटमेंट, अब सी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। सी स्टेटमेंट कहती है कि इफ लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो जो लास्ट परसेंटेज होगा दैट इज 25%। तो अज्यूम कर लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस है वो 90 था, गिवन लॉस जो है वो 1/3 है ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट में दे रखा है। सो दैट विल बी 90 का 1/3 इज इक्वल्स टू 30। तो अब सी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 90 + 30 दैट कम्स टू बी 120। तो हाउ मच 30 वुड बी ऑफ 120, तो 30 जो है 120 का वो 25% होता है। तो जो स्टेटमेंट दे रखी है वो करेक्ट दे रखी है। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी दैट इज ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट डी, दैट वाज कि बाय सेलिंग 100 पेन्स जो वेंडर है दैट गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। तो ये इसका जो गेन होगा वो कितना होगा, 20%। ये स्टेटमेंट में दे रखा है। तो अज्यूम कर लीजिए जो सेलिंग प्राइस है वो एक पेन की वो है 1, और जो सेलिंग प्राइस होगी 100 पेन्स की वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो गिवन कि उसका जो 100 का जो गेन है वो 20 है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगी 100 पेन्स की दैट विल बी 100 माइनस 20 दैट कम्स टू बी 80। तो जो गेन परसेंटेज हो गया वो कितना हो गया, 20 पेन्स का, ठीक है, दैट इज 20 इंटू 100/80 दैट कम्स टू बी 25। तो जो गेन परसेंटेज हुआ वो 25% हुआ, 20% नहीं हुआ जो स्टेटमेंट में दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और जो डी स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। जो बी एंड सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी ओनली। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको लिस्ट मैच करनी थी, ठीक है, कोडिंग से ही क्वेश्चन था, वर्ड्स को नंबर कोड्स दे रखे थे। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4th। तो इस टाइप के कोडिंग एंड डी कोडिंग के क्वेश्चंस बहुत मैंने आपको ई बुक में भी कराए हैं, प्रैक्टिस में भी दिए हैं, PYQs में भी आए हैं और यूट्यूब पे भी कराए हैं सेम क्वेश्चन, यही सेम कोडिंग एंड डी कोडिंग वाले मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर आप वीडियोस जाके देखेंगे तो। चलिए आप जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होना था। तो देखिए इसमें क्या था कि बोल्ट, रिंग्स, होल्ड इनको दे रखा था कोट्स में, ये कोट्स आपके थे। अब आपको इनका रूल आइडेंटिफाई करना था। अगर आप पहले वाले को ही देखें, बोल्ट जो था, तो उसमें आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस स्पेस पे आते हैं, किस नंबर पे आते हैं, आप सिर्फ वही नंबर आप लगाते और उन्हें ऐड कर देते, आपको आंसर मिल जाता। अगर लेट्स से बी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में सेकंड पोजीशन पे आता है, ओ जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में 15 पोजीशन पे आता है, एल जो है वो 12 पे आता है और टी जो है वो 20 पे आता है। अब क्योंकि देखो जो सम दे रखा था वो बहुत ज़्यादा तो था नहीं, तो आप ये देखिए कि हो सकता है इसमें एडिशन होगा। जब आप इन्हें ऐड करोगे आपको आंसर मिल रहा है 49, तो ये इसमें मैच द फॉलोइंग में था। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। रिंग को कर देंगे सेम वे में, सोल्ड को कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम को भी कर देंगे। और जब आप देखेंगे इनको करेक्टली मैच करेंगे तो रिंग मैचेस विद 8, 48,
बोल्ट 49, सोल्ड 50 एंड फ्रॉम 52. सो देयरफॉर जो करेक्ट मैच होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, दैट इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट. तो इसमें क्या था, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, पर इसमें 4 क्वेश्चन एक ही मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिए गए थे सॉल्व करने को, सेम पैटर्न के. ये भी याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है अगली बार पेपर में आए तो सेम ही पैटर्न हो सकता है किसी में मल्टीप्लीकेशन से निकल रहा हो, किसी में डिवीजन से निकल रहा हो आंसर. ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट इस टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग के भी ई बुक में कराए हैं विद एग्जांपल्स, और PYQs में भी हैं, महा मैराथन सीरीज में भी हैं, तो डू चेक देम आउट. ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था रीजनिंग का, उसमें ये था कि आपको फ्रैक्शंस दे रखे थे, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने थे. सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. और जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज CA, B, D एंड B. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना था इजीली. इन्हें डिवाइड करेंगे, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई. अब इन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगा लेना था. ठीक है, तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था दैट वाज कि पहले C आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा, वही न्यूमेरिकल वैल्यूज का. ठीक है, सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज CA, D एंड B. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there was this question कि there is 100 meter long train running at a speed of 100 meter per second. उसने टनल को क्रॉस करा 10 सेकेंड में, तो जो लेंथ है टनल की वो क्या है. इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. मैंने यूट्यूब की वीडियोस में भी सॉल्व करवाए सेम इस टाइप के क्वेश्चंस, पर उनकी वैल्यूज अलग होती हैं. सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 500 मीटर. सो हाउ लेट्स डिस्कस. देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करती है बाय क्रॉसिंग द टनल, दैट स्पीड दे रखी है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड. टाइम क्रॉस करने के लिए टनल के लिए कितना ले रही थी वो 10 सेकेंड. सो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो कितना हो गया, दैट इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है दैट इज 10 सेकेंड. तो आपको डिस्टेंस मिल गया जो टनल का है दैट इज 1000 मीटर. अब आप ये अंडरस्टैंड करो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ठीक है, इंक्लूड्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द टनल. तो दैट विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द टनल. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रखी है 500 मीटर, लेंथ ऑफ द टनल आप निकाल चुके हैं दैट इज 500 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस जो होगा दैट सो टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 1000 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 500 मीटर है, लेंथ ऑफ टनल आपको फाइंड आउट करनी थी. तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो टोटल डिस्टेंस से लेंथ ऑफ ट्रेन माइनस हो जाएगी, 1000 मीटर माइनस 500 मीटर, दैट कम्स टू बी 500 मीटर. सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है कि टनल की जो लेंथ है वो है 500 मीटर. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में मिल जाएंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले पोर्शन में जरूर जाके देख लीजिएगा. ये सेम क्वेश्चन आपके PYQs में भी पूछे गए हैं, तो PYQ बुकलेट भी जरूर देखिएगा. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट यूनिट दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पहला जो क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट्स दे रखी थी, बताना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A, B एंड D. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे वन बाय वन. पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इंडिविजुअल प्रपोजिशंस के होते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ठीक है, कि जो प्रपोजिशन है वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट अप्लाई टू इंडिविजुअल प्रपोजिशंस इंडिपेंडेंटली. सेकेंड स्टेटमेंट थी कि वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रपोजिशन बाय इटसेल्फ. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वैलिडिटी जो है वो एक आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, एक इंडिविजुअल प्रपोजिशन की नहीं. ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट होता है वो वैलिड होता है अगर उसका वो लॉजिकली कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, उसका जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है प्रेमिसेस को. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, जो प्रेमिसेस होते हैं ऑल ऑफ इट्स प्रेमिसेस हैव टू बी ट्रू. तो ऐसा नहीं है कि जो वैलिडिटी होती है वो ये रिक्वायर नहीं करती कि सारे प्रेमिसेस ट्रू हों, वो ये रिक्वायर करती है कि जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है प्रेमिसेस से, रिगार्डलेस कि जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रूथ हैं या फॉल्स है. अगर प्रेमिसेस जो है फॉल्स है तो कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता, अगर प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं तो कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी. जो D स्टेटमेंट थी कि वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रेमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन, तो ये करेक्ट है. जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का वो यही होता है कि अगर एक आर्ग्यूमेंट वैलिड है तो उसके जो प्रेमिसेस हैं वो ट्रू होंगे. ठीक है, तो जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं. सो देयरफॉर इस बेसिस के ऊपर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज A, B एंड D. Let's move with the next question, but before that I would like to reflect this कि ये जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये ई बुक में भी कवर हैं. और ये जो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में पूछी गई थी ना,
कि ट्रुथ एंड फॉल्स जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल प्रपोजिशंस के, ट्रुथ एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। ये ई बुक में आप देखिएगा पीवाईक्यू वाली में ये स्टेटमेंट से क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं, मैंने महामैराथन सीरीज में भी कवर कराए हैं। तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को रिफ्रेश करके ये नया क्वेश्चन बना दिया गया था। Let's move with the next question. The next question is, which of the following is an ancient Indian treatise on problems related to mathematics? So now you have these following options. और जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड एंशियंट इंडियन ट्रीटीज थी, दैट वाज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो है लीलावती। ठीक है, सो देखिए जो लीलावती है वो एक एंशियंट इंडियन ट्रीटीज है मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसे आप जो मैथमेटिशियन थे भास्कराचार्य, ठीक है, उन्होंने 12th सेंचुरी में लिखा था। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक्स, चाहे एरिथमेटिक को ले लो, एल्जेब्रा ले लो, ज्योमेट्री ले लो, नंबर थ्योरीज ले लो। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स पोएटिक स्टाइल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स द मैथमेटिकल प्रपोजिशन। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is कि which of the following statements is logically equivalent to the statement no cats are non-felines? So now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer is option number थर्ड कि ऑल कैट्स आर फेलाइन। देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने महामैराथन सीरीज में कराया था, पीवाईक्यूज में पूछा गया था। इवन दो अगर आपने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की मेरी वीडियो देखी है जो हमने अभी इसी सेशन में डाली थी, अगर आप वो वीडियोस देखते ना, उससे भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता था। सिर्फ एक रूल लगना था, दैट वाज द कॉन्ट्ररी रूल। ठीक है, सो देखिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ नहीं है। अगर आप ये स्टेटमेंट देख लो कि नो कैट्स आर नॉन फेलाइन, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। अब जो रूल है कि दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली सेम नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती एक टाइम पे, पर फॉल्स हो सकती है, वो कौन सी होती है? वो होती है यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव, है ना, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। तो अगर नो कैट्स आर नॉन फेलाइन तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ऑल कैट्स आर फेलाइन। सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। सो येस, जो करेक्ट सोर्स है ई बुक में भी आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ाया गया है, इनके सारे रूल्स बताए गए हैं। ये पढ़े होते तो आप कर लेते। ई बुक में पीवाईक्यू वाली में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सेम क्वेश्चन मैंने महामैराथन सीरीज जो यूट्यूब पे करवाई है इसकी लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें भी ये क्वेश्चन कवर कराया था। सो येस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी समझ में ना आए ना, तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, वो जरूर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने वो वीडियो बनाई थी, बहुत मेहनत करके, तो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए हर साल क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन होते हैं। इस बार तो इतने नहीं थे, पर पिछला जो दिसंबर वाले था उसमें तो 2-3 क्वेश्चन थे। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फैलेसी। क्वेश्चन था स्टेटमेंट, आपको फैलेसी आइडेंटिफाई करनी थी, कौन सी कमिट करी गई है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट थी कि तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। सो नाउ यू हैव दीज फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट वाज बेगिंग द क्वेश्चन। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए जो फैलेसी होती है बेगिंग द क्वेश्चन, उसको आप जानते हैं सर्कुलर रीजनिंग के नाम से भी, ठीक है। ये तब अकर होती है जब आर्ग्यूमेंट्स का जो प्रीमाइस है वो अज्यूम करता है ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो स्टेटमेंट है वो एसेंशियली अज्यूम कर लेती है कि व्हाट इट इज सपोज टू प्रूव। लेट्स से अब जो आपकी स्टेटमेंट थी कि तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन, तो प्रीमाइस क्या हो गया था? देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। कंक्लूजन हो गया था कि तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर। सो जो प्रीमाइस है कि देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन, वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कंक्लूजन को कि तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी मर्डर। सो इज ट्रू विदाउट प्रोवाइडिंग कि कोई भी एविडेंस हो या रीजनिंग इसको सपोर्ट कर रही हो। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी भी, ठीक है। इट फेल्स टू प्रोवाइड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर जस्टिफिकेशन ऑफ द कंक्लूजन। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। उसमें हमने जितनी भी फैलेसीज थी, क्योंकि आप लोगों ने बोला था, वो सारी फैलेसीज, चाहे फॉर्मल फैलेसीज हो या इनफॉर्मल फैलेसीज हो, वो सब डिटेल में कवर करी हुई है पॉइंट्स में ई बुक में, विद एग्जाम्पल भी। कि लेट्स से जैसे ये वाली फैलेसी डायरेक्टली कवर थी, सर्कुलर रिस्पॉन्स फैलेसी। इवन तो जो बाकी ऑप्शंस में मेंशन है सारी फैलेसीज ई बुक में कवर है, स्लिपरी स्लोप, हेस्टी जनरलाइजेशन, इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो वो सारी फैलेसीज ई बुक में कवर है विद एग्जाम्पल कि ये कहाँ अप्लाई होगी, किस सिचुएशन में ये फैलेसीज अप्लाई होती हैं। तो वो ज़रूर जाके पढ़ लीजिए। अगर आपने वो पढ़ा होता अच्छे से, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि इस सिनारियो में सर्कुलर रिस्पॉन्स फैलेसी, जिसको आप बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी के नाम से जानते हैं, वो कमिट करी गई है। ये ई बुक में भी देखो मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करा था, बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग कॉनोटेशंस, ठीक है। एनालॉजी टाइप का मान लीजिए ये क्वेश्चन। तो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
सेकेंड ऑप्शन क्यों इसका करेक्ट आंसर है? आपको अरेंज करना था इनको गिवन टर्म्स को इंक्रीजिंग कॉनोटेशंस में। तो अगर इंक्रीजिंग कॉनोटेशन में देखो, पहले आएगा एनिमल, जो एक बहुत जनरल टर्म है जिसमें आप ज़्यादातर सारे ही मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम को रिफर कर रहे हो। फिर आएगा डोमेस्टिक एनिमल, जो एक मोर स्पेसिफिक है देन एनिमल, ठीक है। एनिमल तो सबको कंसिडर करें, पर डोमेस्टिक एनिमल में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एनिमल्स को रिफर कर रहे हो जिनको आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो, जो वाइल्ड एनिमल्स नहीं होते। फिर आता है बीस्ट ऑफ बर्डन, जो एक मोर स्पेसिफिक टर्म है, दैट इज रिफर टू एनिमल्स जिनको आप यूज़ करते हो लोड्स को कैरी करने के लिए। और फिर आएगा हॉर्स, जो एक और भी ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रीड है, स्पेसिफिक एनिमल है। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय उससे रिलेटेड करेक्ट है। सो नाउ दीज वर द ऑप्शंस जो न्याय सिलॉजिज्म से रिलेटेड थी। Now you have to choose the correct answer from the options given below. जो correct answer था वो था ऑप्शन नंबर सेकंड, that is B and. So how let's discuss in detail. देखिए जो B and C है उसमें ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर। जो B स्टेटमेंट थी वो ये कहती थी कि न्याय सिलॉजिज्म हैज़ 5 प्रपोजिशंस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक है, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। उसके 5 प्रपोजिशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आप मेंबर्स के नाम से भी जानते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है प्रातिचिन्ह, प्रपोजिशन, फिर है हेतु, रीजन, देन है उदाहरणा जो एग्जाम्पल को होता है, उपनाया जो एप्लीकेशन होता है, और 5th होता है निगमना जो होता है कंक्लूजन, ठीक है। और जो सी स्टेटमेंट है, तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बी स्टेटमेंट की न्याय सिलॉजिज्म के 5 प्रपोजिशंस होते हैं। देन जो सी स्टेटमेंट थी वो ये कहती थी कि न्याय सिलॉजिज्म के 3 जो हैं टर्म्स होते हैं, तो वो भी करेक्ट है क्योंकि जो 3 टर्म्स है वो कौन कौन से हैं? पक्ष, साध्य एंड हेतु। पक्ष जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, साध्य प्रेडिकेट होता है, हेतु जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पहला क्वेश्चन था, देखिए पहले ये देख लीजिए कि ये डाटा इंटरप्रिटेशन आया था, ठीक है। 2 टेबल्स आपको दे रखी थी, ये टेबल फर्स्ट थी और ये टेबल सेकंड थी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पहली टेबल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में दी होती है डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उसमें बताया था कि जो टोटल पॉपुलेशन है 2023 में वो 800 करोड़ है, ठीक है, जिसमें से 10% जो है वो पेशेंट्स हैं। तो पहली टेबल में डिस्कस करा गया था कि डिजीज़ वाइज परसेंटेज क्या था पेशेंट्स का पूरे वर्ल्ड में, और फिर सेकेंड टेबल में दे रखा था कॉन्टिनेंट वाइज ऑल पेशेंट्स, और फिर स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट्स का रेशियो, है ना। तो अब ये जो गिवन डाटा था दैट वाज एज फॉलोज कि टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी, पेशेंट्स कितने हैं 10% हैं, डिजीज वाइज क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, और कॉन्टिनेंट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन था विद द किडनी पेशेंट्स। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर यूरोप में, तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स यूरोप में आफ्टर 2 years एंड द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स साउथ अमेरिका में 2023 में, वो क्या होगा। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8 lakhs। हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू कि DI डाटा इंटरप्रिटेशन ई बुक में भी कवर है, PY की बुकलेट में भी कवर है। DI के ऊपर फाउंडेशनल 2 वीडियोस डाली गई हैं फाउंडेशनल कोर्स की, जिसमें मैंने परसेंटेज का कंसेप्ट एक में कवर करा है बहुत अच्छे से, और एक में रेशियो एंड प्रपोर्शन का बहुत ईजिली, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, या तो परसेंटेज आएगा या रेशियो आएगा या जनरलाइज क्वेश्चंस होंगे। और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन था वो परसेंटेज के बेसिस पे था। वो वीडियो ज़रूर देख लो क्योंकि वो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज़ आएंगी और जनरल भी परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत डिटेल में बहुत बेसिक से मैंने करवाया है क्योंकि मुझे पता है जैसे हम लोग सोशल साइंस के बच्चे होते हैं तो उनका फियर होता है मैथ्स, अगर मैं डायरेक्टली अल्टीमेट क्वेश्चंस करवाने लगूंगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फाउंडेशनल वीडियोस उनका नाम है, 2 DI की वीडियोस हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगी जाके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल गिवन पॉपुलेशन दे रखी है क्वेश्चन में जो है 800 करोड़, ठीक है। टोटल पेशेंट्स हैं 10%, तो 10% कितना हो गया 800 करोड़ का, हो गया 80 करोड़, ठीक है। अब एज पर जो पहली टेबल है उसमें टोटल कितनी पेशेंट्स हैं 30%। अब 30% कितना हुआ, 30% जो टोटल 10% पेशेंट्स का है दैट विल बी 24 करोड़। एंड एज पर टेबल सेकेंड जो टोटल किडनी पेशेंट्स हैं साउथ अमेरिका में वो है 40%। तो 40% ऑफ टोटल किडनी पेशेंट्स जो पूरे वर्ल्ड में है 24 करोड़, कितना हुआ 24 करोड़ का 40%, दैट कम्स टू बी 9.6 करोड़, राइट। अब एज पर टेबल सेकेंड जो टोटल पेशेंट्स हैं यूरोप में वो 10% हैं, तो जो 10% हुआ टोटल पेशेंट्स का
जो हमने निकाला 80 करोड़ पहली टेबल से, तो 80 करोड़ का 10% क्या होता है 8 करोड़। ऐसे ही अब आफ्टर 2 ईयर्स पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 10% से ईच ईयर। तो अब क्या करेंगे, अब अगर 10% से इंक्रीज करें तो जब ओरिजिनल 100 है तो 10% इसमें ऐड होगा तो कितना हो गया 110। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 करोड़ को इंटू 110 एंड 110 डिवाइड कर दोगे 100 से, यू गेट द आंसर दैट विल बी 9.68 करोड़। सो देयरफॉर अब जो डिफरेंस है बिटवीन यूरोप्स टोटल पेशेंट्स आफ्टर 2 years and South America kidney patients in 2023, that will be 9.68 minus 9.6, that comes to be 0.08. So अब 0.08 करोड़ आया है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा 8 lakhs. 0.08 is equals to 8 lakhs of 80 crores. So hence the correct answer is option number first. Let's move with the next question. The next question is कि जो नंबर है किडनी पेशेंट्स के ऑस्ट्रेलिया में वो अप्रॉक्सीमेटली क्या परसेंटेज है ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीजेस इन द वर्ल्ड. So now you have the following options. And the correct answer is option number second, that is 6.82%. How? Let's discuss in detail. देखिए, जो given population है 800 करोड़ है, total patients हैं 80 करोड़ है, as per table first जो total kidney patients हैं that is 30%, it comes to be 24 करोड़, right? Total heart disease patients जो है that is 22%, which comes to be 17.6 करोड़, right? अब एज पर टेबल सेकेंड जो टोटल किडनी पेशेंट्स है ऑस्ट्रेलिया में वो कितने हैं 5% हैं, तो 5% ऑफ 24 करोड़ कितना हो गया 1.2 करोड़. अब क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हार्ट disease patients in the world. तो 1.2 into 100 upon 17.6, 17.6 is total heart disease patients, so it comes to be 6.81. So therefore the correct answer is approximately 6.82 है ना, that is your option number B, क्योंकि 6.81 से जो सबसे क्लोज है that is option number second which is 6.82, और अप्रॉक्स आंसर आया है और आपके क्वेश्चन में भी अप्रॉक्सीमेटली ही पूछा गया था. So therefore the correct answer is option number second. Let's move with the next question. The next question is, what is the ratio of the number of patients in Africa to the total number of kidney patients in Asia and North America together? So now you have the following options. आपको correct ratio बताना था and the correct answer is option number 4th, that is 50:21. So how? Let's discuss in detail. देखिए, total population again 800 करोड़ दे रखी है, total patients की दे रखी है 80 करोड़. पहली टेबल के हिसाब से टोटल किडनी पेशेंट्स जो है वो है 30%, तो 30% 80 करोड़ का कितना हो गया 24 करोड़. एज पर टेबल सेकंड टोटल पेशेंट्स जो अफ्रीका में हैं वो है 25%, तो 25% जो पेशेंट्स हैं 80 करोड़ में से वो कितने हो गए, वो हो गए 20 करोड़. टोटल किडनी पेशेंट्स जो एशिया में है दैट इज 20%, और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो है 15%. टोटल हो गया कितना 35 है ना. सो 35% आप निकालेंगे 24 करोड़ का, दैट इज 8.4 करोड़. तो जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 20/8.4. बाय सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर दैट इज 50:21. So hence the correct answer was option number 4, that is 50:21. Let's move with the next question. The next question was, if the number of hepatitis patients in the world increases by 6%, ठीक है, and that of the heart diseases increases by 22%, तो what will be the new ratio जो hepatitis patients का होगा to the number of heart disease patients in the world? So now you have the following options, ratios. Now you have to choose the correct ratio, and the correct answer was option number 3rd, that is 159:671. So how? Let's discuss in detail. देखिए, जो given total number था hepatitis patients का that was 6%. क्वेश्चन ये कहता है कि इट इंक्रीज बाय 6%, तो दैट कम्स टू बी 106, राइट. अब जो टोटल नंबर है ऑफ द हार्ट डिजीज पेशेंट्स दैट इज 22%, फाइन. सो क्वेश्चन सेज कि इट इंक्रीजेस बाय 22%, तो इट बिकम्स 22 इंटू 122/100, राइट. सो अब जो न्यू रेशियोज होंगे हेपेटाइटिस पेशेंट्स के टू हार्ट डिजीज पेशेंट्स दैट कम्स टू बी, आप इन दोनों इक्वेशंस को अपॉन में रख देंगे एंड फर्दर यू सॉल्व इट डाउन, यू गेट द आंसर दैट इज 159:671. Let's move with the next question. Next question था कि if the number of kidney patients साउथ अमेरिका में डिक्रीज होते हैं 25% से, तो क्या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड? सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd, that is 10%. So how? Let's discuss in detail. देखिए, गिवन पॉपुलेशन 100 करोड़ 800 करोड़ से टोटल पेशेंट्स जो है वो 10% है, दैट इज 80 करोड़. टेबल 1 के हिसाब से टोटल किडनी पेशेंट्स 30% है, तो 30% ऑफ 80 करोड़ कम्स टू बी 24 करोड़. एज पर टेबल सेकंड जो टोटल किडनी पेशेंट्स हैं साउथ अमेरिका में दैट इज 40%, तो 40% ऑफ 24 करोड़ कम्स टू बी 9.6 करोड़. अब क्वेश्चन ये है कि जो नंबर है किडनी पेशेंट्स का साउथ अमेरिका में वो डिक्रीज हुआ है 25% से.
ठीक है, दैट कम्स टू बी 2.4 करोड़. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच परसेंट 2.4 करोड़ इज ऑफ 24 करोड़. तो इट इज 10%. सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है दैट इज विच इज 10%. 2.4 करोड़ 24 करोड़ का 10% ही तो हुआ. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर third, that is 10%. Now let's move with the next unit. So the next unit was Information and Communication Technology, that is ICT. So ICT से जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि which of the following computer devices जो है वो output devices हैं. बहुत easy क्वेश्चन था. Now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer for this question was option number 4th, that is B and D, CRT monitor and plotter. So देखिए, जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो ऐसी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं इनपुट करने के लिए डाटा में कंप्यूटर का. ठीक है, इंक्लूड जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल्स हो गया, नंबर पैड्स हो गए. तो ये होती है इनपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस वो होती है ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनसे आप डाटा आउटपुट पे ले रहे हैं फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर. ठीक है, इसके इंक्लूड हो गया मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स. अब एनालाइज करते हैं जितनी डिवाइस दे रखी थी. तो ट्रैक बॉल जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो एक इनपुट डिवाइस है. वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो मूव कर सके एक पॉइंटर को ऑन द स्क्रीन. ठीक है, बाय रोटेटिंग दैट वॉल. ठीक है, तो ये कैटेगरी कौन सी होगी इनपुट डिवाइस की. सेकेंड है सीआरटी मॉनिटर. इसका फंक्शन क्या होता है. देखिए, सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स. वो इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियो आउटपुट्स को डिस्प्ले करते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर. तो वो क्या हो गए, वो हो गए आउटपुट डिवाइस. थर्ड है नंबर पैड. तो नंबर पैड का फंक्शन होता है कि इट इज़ अ सेक्शन ऑफ कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड के अंदर वो सेक्शन होता है जहाँ पे नंबर्स होते हैं. आप उनको न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करने के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं. न्यूमेरिकल डाटा को टाइप करने के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हो. तो वो कैटेगरी क्या हो गई, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस होता है. तो नंबर पैड कीबोर्ड का ही पार्ट है, तो वो इनपुट डिवाइस है. देन नेक्स्ट इज प्लॉटर. तो प्लॉटर का फंक्शन होता है कि वो प्रिंट करता है वेक्टर ग्राफिक्स को. ये UI UX में यूज़ होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में. ठीक है, तो इट इंटरप्रेट्स कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक अ लाइन ड्राइंग्स ऑन पेपर्स. फाइन. सो ये एक आउटपुट डिवाइस है. तो अब जो आउटपुट डिवाइस हो गए क्वेश्चन में पूछा गया था वो कौन से हैं, वो है आपका B and D, that is CRT monitor and plotter. So hence the correct answer is option number 4, that is B and D. Apart from that, as a source, जो ई बुक का पोर्शन है ICT का, उसमें बहुत ही क्लियरली मैंने मेंशन करे हुए हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं. जितने भी टाइप के होते हैं सब मेंशन है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. अलॉन्ग कुछ में तो हमने उसकी इमेजेस भी लगा रखी हैं ताकि आपको रिमेंबर हो जाए वो चीज़ें. तो वो काफ़ी ईजी रहेगा आपको याद रखने में भी. अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइप के क्वेश्चन PY की बुकलेट्स में भी हैं, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप. पर ई बुक को आप मेन सोर्स मान सकते हैं इस चीज़ के लिए. Let's move with the next question. The next question was which of the following statements about computer memories is correct. So now ये 4 statement दे रखी थी regarding the memories, and now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer was option number first कि HDDs जो हैं they can experience a head crash. So how let's discuss in detail. देखिए, जो पहली स्टेटमेंट थी कि HDDs में एक्सपीरियंस अ हेड क्रैश, तो वो ट्रू है. क्योंकि पहली बार तो HDD का फुल फॉर्म समझ लीजिए, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव. ठीक है, दैट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द स्पाइनिंग डिस्क प्लैटर, जो फिजिकल डैमेज कॉज हो सकता है जिसमें, और जिसकी वजह से डाटा लॉस हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि SSDs हैं दे आर ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि SSD जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप होता है. ठीक है, मतलब वो रिटेन कर सकता है डाटा को इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. सो देयरफॉर SSDs इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इट्स नॉट अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि HDDs के मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्पिनिंग डिस्क प्लैटर्स. ठीक है, या रीड एंड राइट हेड्स. फोर्थ स्टेटमेंट वॉज कि कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है दैट रिफर्स टू रैम, जो टिपिकली मच स्मॉलर होती है इन कैपेसिटी अगर आप उसे सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर करो, सच एज HDDs और SSDs. सो सेकेंडरी मेमोरीज इज यूज टू फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड यूजुअली हैज अ मच लार्जर कैपेसिटी दैन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. सो देयरफॉर जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेमोरीज़ हैं, जितनी टाइप्स की मेमोरीज़ हैं, इवन तो हार्ड डिस्क, सॉलिड डिस्क ड्राइव, सबसे रिलेटेड ये हमने ई बुक्स में ये जो यू कैन से टर्मिनोलॉजीज जो हैं ICT से रिलेटेड सब कवर करी गई है. इनके बारे में भी बताया गया है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ई बुक में. तो अगर आप ये पढ़ेंगे आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अराउंड 9:45
देयर वॉज दिस आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, तो वो किसने डेवलप करा था, ठीक है, दैट वॉज टू होल्ड प्रोग्राम एंड डाटा इन अ मेमोरी, और फिर इस डाटा को मूव करो बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर। तो ये जो आइडिया था ये किसका था, दिस वॉज ऑप्शन नंबर 4 विच इज जॉन वॉन न्यूमैन। सो बेसिकली इट वॉज जॉन वॉन न्यूमैन जिनको क्रेडिट करा जाता है कि उन्होंने इस आइडिया को डेवलप करा था। दैट वॉज द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर अराउंड 1945। दिस कंसेप्ट इज ऑफन रेफर्ड एज न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है डिज़ाइन जहाँ पे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है और जो डाटा वो प्रोसेस करता है वो स्टोर होता है इन द सेम मेमोरी। सो बेसिकली दिस इज़ एन आर्किटेक्चर जो अलाउ करता है कंप्यूटर्स को कि वो फेच कर सके और एग्जीक्यूट कर सके इंस्ट्रक्शंस को एक मैनर में, डाटा को मूव कर सके बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर एज नीडेड। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4 So therefore the correct answer is option number 4 which was John von Neumann. Let's move with the next question. The next question is in the form of the match of the following. So internet protocols दे रखे थे और internet activities दे रखी थी. Now you have to choose the correct answers from the options given below. And the correct answer is option number 4th. How? Let's discuss. देखिए ये जो क्वेश्चन था इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का, इसमें अगर आपके इनके फुल फॉर्म भी पता होते ना, HTTP, SSL, SMTP, तो भी आप इजीली इससे मैच कर सकते थे। वन लाइनर्स इनको सेम डिस्क्राइब कर रहे थे जो इसमें लिस्ट सेकंड में दे रखे थे। सो आइए करेक्टली मैच करते हैं। जो HTTP है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इट सेंड्स TCP एंड IP पैकेट्स टू वेब सर्वर्स, ठीक है, विच मैचेस विद थर्ड। देन B was SSL, so it is secure sockets layer. इनकी इंटरनेट एक्टिविटी होती है कि इनक्रिप्ट करते हैं डाटा को फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन, दैट इज यूज्ड फॉर सर्विस सिक्योर कम्युनिकेशन, सो इट मैचेस विद सेकेंड। SMTP दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट सेंड्स ईमेल थ्रू इंटरनेट, सो इट मैचेस विद फर्स्ट। और जो FTP है दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सो इट ट्रांसफर्स फाइल्स ओवर द इंटरनेट, सो इट मैचेस विद फोर्थ। तो जैसे मैंने आपको बताया था अगर इन एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म भी पता होता आप इजीली मैच आउट कर सकते थे, एंड दिस वाज द करेक्ट मैच। सो यस, इस टाइप के जो ICT में एब्रीविएशंस है उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ई बुक में हमने मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 एब्रीविएशंस तो कवर करे ही हैं, विच आर ऑन द बेस ऑफ द PYQs कि PYQs में किस टाइप के एब्रीविएशंस पूछे गए हैं, बहुत रैंडम नहीं डाले गए, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही। सो ये इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके एब्रीविएशंस भी आपको क्लियर होंगे ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली कवर कर सकते हैं। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट यूनिट। सो द नेक्स्ट यूनिट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यूनिट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना था फ्रॉम लोअर नंबर टू हाईएस्ट, ठीक है, विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट फीचर्स। तो दीज वर द नंबर्स ऑफ पब्लिकेशंस, गोल्स, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, एंड दीज वर योर फॉलोइंग ऑप्शंस। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd, that is B, C, D and A. So how? Let's discuss in detail. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ, ई बुक में भी है, PYQs में भी हैं, मैराथॉन्स में भी करवाए हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टारगेट्स मैंने करवाए हैं, 169 टारगेट्स होते हैं। नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आर 231, और पब्लिकेशंस तो बहुत सारी हैं। तो अगर इनका आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो वो यही आएगा कि पहले गोल्स आएंगे, फिर टारगेट्स आएंगे, फिर इंडिकेटर्स आएंगे एंड फिर पब्लिकेशंस आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज B, C, D एंड A. सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर। फाइन। सोर्स ई बुक को रेफर कर सकते हैं। ई बुक में बहुत एक्सप्लिसिटली सारी चीज़ें मेंशन थी, क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, ठीक है, एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन इन द ई बुक। यू कुड हैव ईजिली गिवन द आंसर अगर आपने ई बुक से ये टॉपिक पढ़ा होता। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल एयर या वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है। सो एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट याद रखिएगा। सो नाउ यू हैव दिस फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd, दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जो करेक्ट आंसर है, देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड और बहुत अनस्टेबल एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं क्योंकि इनकी हाई वोलेटिलिटी होती है, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फर्दर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अगर आप PYQ बुकलेट में देखो ना उसमें बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग टू VOCs, जैसे कि आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है इसके बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs में तो है ही, पर ई बुक में भी पॉल्यूटेंट्स के सेक्शन में आप जाके देखेंगे सारे जितने पॉल्यूटेंट्स हैं सब डिस्कस हैं डिटेल में। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी हैं, तो उनसे भी एक बार रीड जरूर मार लीजिएगा क्योंकि उससे भी आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व डाउन कर सकते हो। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दैट इज द अलायंस ऑफ कंट्रीज, ठीक है, दैट लाई पार्शियली or completely where. So now you have the following options and the correct answer is option number
थर्ड दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक अलायंस है कंट्रीज की, मोस्ट ऑफ विच लाई पार्शली और कंप्लीटली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो ये है कि वो प्रमोट करते हैं सोलर एनर्जी को एज अ सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल सोर्स ऑफ पावर. ठीक है, इन कंट्रीज जिनके पास अबेंडेंट सनलाइट है कि वो उसका यूज कर सकें सोलर पावर में के थ्रू. फाइन. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड. इंटरनेशनल सोलर अलायंस वीडियोस में भी कवर कराए, ई बुक में पूरा टॉपिक डिटेल में कवर है. एवरीथिंग अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस यू कैन फाइंड इन द ई बुक. और इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज हैं, अग्रीमेंट्स हैं, वो भी पूरे इस ई बुक में कवर हो रहे हैं. तो उस पर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. फाइन. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेक से रिलेटेड था. स्टेक होता है सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स. ठीक है. सो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट स्टेक? सो दीज वर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बी, सी, डी एंड ई. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है बेसिक यूनिट ऑफ स्टेक जो होता है वो सोलर सेल होता है. तो ये फॉल्स है क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर इज नॉट अ सोलर सेल. इंस्टेड इट इज यूज एज कलेक्टर्स कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करे और फिर इसे कन्वर्ट करे हीट में. ठीक है. सो यस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टेक्स मे बी फ्लैट प्लेट और कंसंट्रेटिंग टाइप. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स जो होते हैं वो या तो फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है, एंड दे आर टिपिकली यूज फॉर हीटिंग वाटर या फिर एयर. तो वो कंसंट्रेट करेगा कलेक्टर सनलाइट को इनटू अ स्मॉलर एरिया कि वो अचीव कर सके टेम्परेचर्स को. देन थर्ड स्टेटमेंट थी कि टेम्परेचर जो होता है स्टेक्स में वो राइज होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. डी स्टेटमेंट है कि स्टेक्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो दैट इज करेक्ट क्योंकि सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है, जस्ट लाइक कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम्स. ठीक है, जहाँ पे कलेक्टेड हीट को यूज करा जाता है टू जनरेट स्टीम दैट ड्राइव्स अ टर्बाइन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो यस, ई स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर होते हैं. एक एग्जाम्पल है स्टेक का जहाँ पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर्स जो होते हैं दे आर टाइप ऑफ कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स. ठीक है, जिनको आप अचीव कर सकते हो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पे एंड इट कैन पोटेंशियली गो अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. So therefore जो correct answer है that is option number second, that is B, C, D and E statement with regard to STEC, that is solar thermal energy collectors are correct. Let's move with the next question. The next question is आपको मैच द फॉलोइंग करना था. वाटर स्पेसिफिक डिजीजेस दे रखी थी और उनके एग्जाम्पल्स को करेक्टली मैच करना था. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, जो वाटर बॉर्न डिजीज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर होती है उसका एग्जाम्पल होता है टाइफॉइड. ठीक है. वाटर वॉश डिजीजेस जो ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर होती है उसका एग्जाम्पल है ट्रैकोमा. सी है वाटर बेस्ड डिजीजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद पॉल्यूटेड वाटर, तो उसका एग्जाम्पल है सिस्टोसोमियासिस. फाइन. And the fourth is water related due to inhabitation due to causing parasite included in polluted water. So parasite involve होता है मलेरिया में. So hence that is the correct match. So इस basis पे जो correct match है that is A का third, B का fourth, C का second, D का first. Therefore जो correct answer है वो है option number second. Let's move with the next question. The next question is, let's move with the next unit. The next unit is higher education. So higher education से जो पहला क्वेश्चन था वो था कि रिगार्डिंग मैकॉले कमीशन. तो अब इससे रिलेटेड चार स्टेटमेंट दे रखी थी, A, B, C एंड D. आपको चूज करना था कि इनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A and B. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए, जो पहली स्टेटमेंट थी वो ये कहती थी कि ही सक्सेडेड इन रिप्लेसिंग पर्शियन विद इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मैकॉले ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द लैंग्वेज, एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन इंडिया. रिप्लेस कैसे किया था? पर्शियन लैंग्वेज को करा था. तो ये करेक्ट है. बी स्टेटमेंट कहती है कि प्रमोटेड द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर्स. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेटिंग इंडियंस की इंडियंस को इंग्लिश एंड इट शुड मेक द पार्ट ऑफ इंक्लूडेड ट्रेनिंग इंडियंस. ठीक है, क्योंकि अगर इंडियंस को आप इंग्लिश में ट्रेन कर दोगे तो वो भी एज अ टीचर सर्व कर सकते हैं एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन को फर्दर. ठीक है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज A and B.
मैकॉले मिनट से रिलेटेड ये पूरे जितने भी कमीशंस हैं ना वो सारे ई बुक में कवर्ड है। आप मैकॉले मिनट्स को भी देख सकते हैं, ये भी कवर्ड है। और इसका पहला ही ई बुक में जो पहला ही पॉइंट दे रखा था मैकॉले मिनट से रिलेटेड वो सेम यही था कि द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज द की एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। सो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ई बुक में दे रखे हैं। सारे कमीशन को बहुत डिटेल में पढ़ के जाना, चाहे प्री इंडिपेंडेंट कमीशन हो या पोस्ट इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन कमीशन हो। फाइन, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स, नेमली यूजीसी इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICT consortium. So now you have the following options and the correct answer is option number 2, that is eShod Sindhu. So जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है by the Ministry of Education that has been formed by merging 3 consortia initiatives as mentioned is eShod Sindhu. सो देखिए जो शोध गंगा है वो एक रिपोजिटरी है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस की डिसर्टेशन की, ठीक है, इन फ्लिपनेस सेंटर ने इसे मेंटेन करा है विच इज़ अ यूनिट ऑफ UGC। ई शोध सिंधु जो है वो एक प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया की। It was formed by merging in UGC Infonet, Digital Library Consortium, Enlist, ठीक है, and इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम। इसका एम था कि ये प्रमोट करेगा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। वेयर एज ई विद्वान जो है वो एक एक्सपर्ट डाटाबेस है, और नेशनल रिसर्च नेटवर्क डेवलप्ड बाय मेनली इन्फ्लिपनेट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट्स जो वेरियस डिसिप्लिन्स में हैं, ठीक है, फ्रॉम प्रोमिनेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड द नेक्स्ट इज Shuddhi, so that is an initiative of plagiarism detection software system into Indian higher education institutions. So therefore जो correct answer है that is option number 2 which is eShod Sindhu. अपार्ट फ्रॉम दैट ई बुक में जितने भी इस टाइप के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन में सारे ही कवर्ड हैं, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, चाहे स्वयं हो, स्वयं प्रभा हो, ई विद्वान हो, ई शोध सिंधु हो, शोध गंगा हो, सब इसमें कवर्ड हैं। डू हैव अ लुक एट दिस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो से क्वेश्चन आ रहा है वो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है वो मेजर करता है किस एज ग्रुप की पॉपुलेशन को। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है एक स्टैटिस्टिकल मेजर जिसको आप यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ई बुक में कवर करा था उसमें हमने पूरा बता रखा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से इसका फुल फॉर्म GER का क्या होता है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ई बुक में एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है कि जो कंसेप्ट होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, फिर उनको डिवाइड करा जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ दैट एज ग्रुप पॉपुलेशन। So yes, let's move with the next question. The next question is identify the correct sequence from earliest to latest of the universities. तो universities कब establish हुई, earliest to latest उस chronological order में आपको लगाना था। तो ये universities दे रखी थी, इनका year of establishment आपको पता होना चाहिए था। So now you have the following options and the correct answer is option number 2 जो है C, E, A, B and D. So how let's discuss in detail. देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना सबसे पहले ये याद रखिए, देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रख लीजिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है वो 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ 1920 में, SNDT जो है दैट वाज इन 1916, नागपुर यूनिवर्सिटीज़ 1923 एंड पटना यूनिवर्सिटीज़ 1917। तो इसको करेक्टली अरेंज कर लेंगे एंड द करेक्ट ऑर्डर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज C, E, A, B and D. So yes, let's move with the next question. The next question was match list with list second. तो इसमें क्या था कि कॉलेजेस दे रखे थे और उनके फाउंडर दे रखे थे, इनको करेक्टली मैच करना था। So now you have the following options and the correct answer is option number 2. So how let's discuss in detail. देखिए
जो पूना कॉलेज था फॉर हिंदू लर्निंग, दैट वाज फाउंड, उसके फाउंडर थे एम एल्फिनस्टोन, ठीक है। हिंदू कॉलेज कोलकाता के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। बिशप कॉलेज के थे सिरपुर के चर्च फाउंडर था चर्च ऑफ इंग्लैंड। एंड स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता के फाउंडर थे अलेक्जेंडर डफ। So yes, that was the correct answer. So the correct match was option number 2nd. So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment. Stay tuned for the more upcoming videos. अब पेपर 1 के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत यूजफुल वीडियोस हम लोग चैनल पे लाने वाले हैं. So stay tuned with the channel. Thank you.